तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें स्टडी करना है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हम इन शॉर्ट टी एक्सिस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में आप ये देख रहे हैं कि ये जो येलो मटेरियल है इसको हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। और ये कोर बना होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। किससे बना है? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कोई एग्जांपल बताओ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। यानी आपने मान लिया कि ये जो कोर बना हुआ है वो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। सॉफ्ट आयरन इज अ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, यहां पर आपको दो कॉइल्स दिख रही हैं। फर्स्ट कॉइल जिसके अंदर आपने सप्लाई कनेक्ट किया है इसको बोला जाता है प्राइमरी कॉइल। कौन सा कॉइल है? प्राइमरी कॉइल। यानी प्राइमरी कॉइल में हम एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं। ध्यान देना, जो ट्रांसफार्मर है वो केवल एसी पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क नहीं करता है। तो प्राइमरी कॉइल में आपने क्या अप्लाई किया? एसी इनपुट। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल N1। कितना पोटेंशियल यहां जनरेट हुआ? V1। करंट कितना है? I1। फ्लक्स कितना जनरेट हुआ? Φ1। लिखा जा सकता है, या अगर हमें 1 से नहीं लिखना तो आप इसको P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P रिप्रेजेंट करेगा कि जितने भी टर्म हमने लिया है वो सब किसके लिए है? प्राइमरी के लिए। ठीक है, पॉइंट समझना। हमने यहाँ पे दिया सप्लाई, ये कॉइल है। जैसे ही आप कॉइल के अंदर करंट को प्रोवाइड करोगे, करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के एक्सियल कंडीशन में होगा। ठीक है, यानी कॉइल्स में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कुछ जनरेट हुआ। अब ये जो मटेरियल आपने लिया है वो कौन सा मटेरियल है? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन होता है आपका सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसके लिए म्यू और एक्स या जो काई आपने पढ़ा है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करके ही रखता है, अपने में से बाहर नहीं निकलने देता। तो होता क्या है प्रोसेस यहाँ पर कि यहाँ जो प्रोसेस है, यानी जितना फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ तो कुछ फ्लक्स जनरेट हुआ। अब ये जो फ्लक्स है वो इस मटेरियल के थ्रू ही किधर चला गया? सेकेंडरी कॉइल तक आ गया। कहां? किधर आ गया? सेकेंडरी कॉइल तक आ गया। इसको हमने बोला है सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी कॉइल और सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स हमने रिप्रेजेंट करे NS। यहां पे फ्लक्स कितना आया? फ्लक्स वो हमने रिसीव किया Φs, और फ्लक्स रिसीव होने से EMF कितना जनरेट हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं Vs। तो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हुआ Vs, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे करंट हमें मिलेगा Is। पॉइंट हमें समझ में आया? हुआ क्या, एक बार फिर से समझो। प्राइमरी कोइल में आपने एसी सिग्नल अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। जो मटेरियल आपने लिया है, येलो मटेरियल, जो कोर आपको दिख रहा है वो कौन से मटेरियल का? सॉफ्ट आयरन का, जो फ्लक्स को बाहर नहीं निकलने देगा। यानी जो फ्लक्स है वो इसी मटेरियल के थ्रू होता हुआ किधर चला गया? सेकेंडरी कोइल में चला गया। और सेकेंडरी कोइल में अगर फ्लक्स में चेंज आता है तो EMF इंड्यूस हो सकता है, -d∅dt से। यानी जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये बात हमें समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज होने से EMF जनरेट हुआ, और ये जो EMF आपने इंड्यूस किया है उसको आपने लोड पे क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। तो ये ट्रांसफार्मर का पूरा वर्किंग है। क्लियर? जो हमने समझा है, जो हमने डायग्राम में देखा है, वही एक बार आप नोट भी कर लें। फर्स्ट पॉइंट, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। यानी जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा लगेगा? म्यूचुअल इंडक्शन लगेगा। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क नहीं करेगा, बिकॉज हमें क्या चाहिए? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको एसी प्रोवाइड कर सकता है, डीसी प्रोवाइड नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफार्मर इज एन एसी डिवाइस। ट्रांसफार्मर किस तरीके की डिवाइस है? ट्रांसफार्मर इज एन एसी डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। यानी इनपुट पे कुछ और आउटपुट पे कुछ और, तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक पावर हम प्रोवाइड यहां पर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफार्मर के रेज और लोअर द वोल्टेज विथ करेस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन द करंट। यानी हम ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या कर सकते हैं? वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो करंट डिक्रीज या इंक्रीज होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे जब हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। अभी हम केवल ये पॉइंट ध्यान रखें कि ट्रांसफार्मर के रेज और लोअर द वोल्टेज विथ करेस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन द करंट। मतलब अगर वोल्टेज रेज होगा तो करंट डिक्रीज होना चाहिए, वोल्टेज अगर लोअर होगा तो करंट इंक्रीज होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें, वर्किंग। कि वर्किंग किस तरीके की है?
फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफार्मर हैज टू कॉइल्स, एक को आपने प्राइमरी बोला, एक को आपने सेकेंडरी बोला, विच आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, यानी दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं था, हमने उसको कैसा करा है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, यानी फर्स्ट में जो आपने सप्लाई दी है, सप्लाई वोल्टेज, उसका सेकंड से कोई रिलेशन नहीं है, बट दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स लीकेज हो रहा है और फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, और फ्लक्स लिंकेज होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, बिकॉज कॉन्सेप्ट बेस्ड है म्यूचुअल इंडक्शन पे। सेकेंड पॉइंट, द एनर्जी फ्रॉम वन कोइल, यानी प्राइमरी कोइल से हम सेकेंडरी कोइल में ट्रांसफर कर देते हैं बाय मीन्स ऑफ कपलिंग हमने पढ़ा था कि दो कोइल्स को कपल किया जाता है, कपलिंग कोफिशिएंट का वैल्यू 0 से 1 तक कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिकल कपलिंग बिटवीन 0 to 1, आइडियल कपलिंग k = 1, नो कपलिंग k 0, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर ही बेस्ड है, बिकॉज जो दो कोइल्स आपने कंसीडर करी उसके कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो सकता है ना, L1 L2, तो K बनेगा आपका कपलिंग कोफिशिएंट, तो जितना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन उतना ज्यादा हमें एफिशिएंसी यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी कोइल आप किसको बोलते हैं, इन विच वी प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम एसी सोर्स, यानी यहां पर आप एसी सोर्स से इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और सेकेंडरी कोइल आप किसको बोलेंगे, विच कोइल विच डिलीवर्स एनर्जी टू द लोड, यानी एक कोइल जो लोड को एनर्जी प्रोवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कोइल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब वर्किंग समझना, जो आप पहले समझ चुके हो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फिर से आप देखें कि व्हेन एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कोइल, यानी जब प्राइमरी कोइल को एसी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज सेट अप इन द प्राइमरी, क्योंकि जो करंट आपने लिया है, जो आपने सप्लाई ली है, जो आपने सोर्स लिया है वो एसी लिया है, और एसी सोर्स अगर लिया है तो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो भी किस नेचर का होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का। सो एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज सेट अप इन द प्राइमरी एंड प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द कोर, ठीक है। प्राइमरी को आपने सप्लाई दिया, प्राइमरी को हमने सप्लाई दिया, ठीक, प्राइमरी को सप्लाई दिया, यहाँ पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट हुआ, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ किसको लिंक कर गया, इस कोर में से पास होते हुए किधर आ गया, सेकेंडरी में आ गया। यही पॉइंट हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। So when an AC voltage is applied to the primary coil, an alternating EMF is set up in the primary and produces alternating EMF in the core. Alternating EMF core में आ गया, ठीक है। अब वो core से किस में पास होगा, core से पास होगा सेकेंडरी में। So जो फ्लक्स जनरेट हुआ है, this flux is linked with the secondary, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो फ्लक्स जनरेट हुआ, ईएमएफ जो जनरेट हुआ उसके कारण फ्लक्स आया। सो दिस फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कोइल एंड इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कोइल। तो जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट हुआ है उससे सेकेंडरी के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आ गया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, frequency of induced EMF in secondary is same as frequency of the flux due to primary। यानी पॉइंट ये है कि जितनी फ्रीक्वेंसी आप एसी सिग्नल के इनपुट में देते हैं, सेम उसी फ्रीक्वेंसी का आउटपुट आप सेकेंडरी पे जनरेट करते हैं। ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, जितना इनपुट फ्रीक्वेंसी उतना ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी, यानी जो ओमेगा रहेगा वो कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो जो एफ मिलेगा वो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी पे फ्रीक्वेंसी हमें सेम मिलता है, चाहे हम वोल्टेज की बात करें, फ्लक्स की बात करें, करंट की बात करें, सभी का फ्रीक्वेंसी रहता है सेम। सो इन ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। और ईएस आपने जनरेट किया, ईएस क्या है? ईएस रिप्रेजेंट करता है कि सेकेंडरी में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसका वैल्यू -ns × d∅dt से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ ईएस इज इक्वल टू -ns, ns रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी एंड चेंज इन फ्लक्स d∅dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझना, दिस फ्लक्स ऑल्सो इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ इन द प्राइमरी कोइल। अब ये प्राइमरी कोइल क्या है, एक बात समझे। प्राइमरी कोइल जो आपने कंसीडर किया है तो क्या वो भी एक सोलेनोइड की तरह ही कोई कोइल आपने लगा दिया। अब उसके अंदर अगर आप वेरिएबल करंट दे रहे हैं तो ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस वहां पे क्या होना चाहिए, एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होना चाहिए, ठीक है। और जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ बोलते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझे कि मान लीजिए ये हमने ट्रांसफार्मर बना दिया, ठीक है, और ये है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोइल। आपने इसको सप्लाई कितना दिया, हमने इसको सप्लाई दिया V0, ठीक है। और ये V0 कैसा है, ये V0 आपका AC सिग्नल है। AC को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके की सप्लाई है? AC सप्लाई है। मान लो इस कोइल का रेजिस्टेंस है RP, क्या है?
रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल कितना है, आरपी। सप्लाई कितना दिया, वी नोट है कैसा, अल्टरनेटिंग, यानी वेरिएबल सप्लाई आपने दिया। तो वेरिएबल सप्लाई अगर हमने दिया है तो यहाँ पर ड्यू टू रेंज रूल एक ईएमएफ जनरेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस तो है। एक ईएमएफ जनरेट होगा जो बैक डायरेक्शन में होगा, जो इस वी नोट को चेंज होने का अपोज करेगा। इसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया, वी नोट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो टोटल सप्लाई यहाँ पर कितनी बनी, वी नोट माइनस वीबी प्राइमरी कॉइल पे, उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी में फ्लो होने वाला करंट कितना, तो करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं वी नॉट माइनस वी बी डिवाइड बाय आरपी से। तो अगर हम प्राइमरी की बात करें तो रेजिस्टेंस भी प्राइमरी का आना चाहिए और करंट भी प्राइमरी के लिए ही आना चाहिए। और यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया वी नॉट माइनस वी बी, तो जो वी बी वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करता है बैक ईएमएफ को, और वी नॉट रिप्रेजेंट करेगा कि प्राइमरी में आपने इनपुट कितना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैक ईएमएफ जनरेट हो गया। तो प्राइमरी में जो इंड्यूस ईएमएफ रहेगा उसका वैल्यू माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी। और ये बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अगर बाई चांस हमें न्यूमेरिकल मिलता है तो वी नॉट माइनस वी बी अपॉन आर से ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब हम बात करें नो लोड कंडीशन की। नो लोड कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे अगर हम ये देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस अगर है, तो रेजिस्टेंस अगर होगा तो फिर करंट इंड्यूस हो रहा है और कुछ ना कुछ वैल्यू अगर हमें मिलेगा। ठीक है, हम इस बात पे बात करते हैं कि नो लोड कंडीशन का मतलब है कि रेजिस्टेंस इन प्राइमरी कॉइल हम मान लेते हैं 0। रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं, 0। और सेकंड अजम्पशन हम यहां पर लेते हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल कैसा है, ओपन है। सेकेंडरी कॉइल इज ओपन। ओपन मतलब ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। तो ये दो अजम्पशन हम मानते हैं, तब जाकर आप लोड कंडीशंस पे बात कर सकते हैं। अब लोड कंडीशन क्या है, हमने बात की थी सेल के केस में, आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेल। अगर हमने इस सेल को किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया तो करंट हमें मिलेगा I इज इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। ठीक है, आपने कैलकुलेट किया होगा टीपीडी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग का इक्वेशन है। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या टीपीडी और ईएमएफ हमें इक्वल मिलता है। ठीक, तो टीपीडी और ईएमएफ हमें इक्वल मिल रहा है, यही केस आप यहां पर समझ रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो वी और ई दोनों में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इस केस में आप लिख सकते हैं वी एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। और ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ईएस को रिप्रेजेंट कर रहा था। सेकंड, प्राइमरी के केस में अगर हम लिखें तो वैल्यू बनेगा माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी, और इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ईपी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अगर मैं बात करता हूं नो लोड कंडीशन के लिए, कौन सी कंडीशन के लिए, नो लोड कंडीशन के लिए, सो वी कैन राइट वी एस अपॉन वीपी इज इक्वल टू ई एस अपॉन ईपी, और दोनों को अगर मैं डिवाइड लगा दूं डी फाइव बाई डी टी कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो वैल्यू रहेगा एन एस बाई एन। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर। नो लोड कंडीशन समझ में आया कि प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस 0, तो जितना भी टीपीडी बनेगा वो ईएमएफ के इक्वल होगा। तो आपने ईएमएफ को टीपीडी के इक्वल कर दिया, वीएस मिल गया। और सेकेंडरी सर्किट को आपने ओपन रखा है, ओपन सर्किट में अगेन करंट फ्लो नहीं होता, तो उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, वीपी और ईपी, वीएस ईएस इक्वल मिलेगा, और प्राइमरी के लिए वीपी ईपी इक्वल मिलेगा। नेक्स्ट आता है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब जितना भी हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट पावर है, वो पूरी की पूरी किसको ट्रांसफर हो जानी चाहिए, आउटपुट में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो एफिशिएंसी आनी चाहिए 100%। आइडियल ट्रांसफार्मर तो कपलिंग भी कैसी होनी चाहिए, कपलिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट कपलिंग होनी चाहिए, यानी नो फ्लक्स लीकेज अगर हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स जितना भी फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में जनरेट हो रहा है वो प्राइमरी कॉइल के इक्वल आना चाहिए। ऐसा करने पर हमें कपलिंग कॉफिशिएंट कितना मिलेगा, के आपने पढ़ा है कि आपने रिप्रेजेंट किया था कपलिंग कॉफिशिएंट, एंड कपलिंग कॉफिशिएंट के लिए आपने फॉर्मूला भी लिखा था
क्या फॉर्मूला लिखा था? फॉर्मूला रहा था कि phi2 by phi1 या phi s by phi p। ठीक है, तो phi s और phi p बोथ आर इक्वल और कपलिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू हमें क्या मिला? 1 मिला। इसी इक्वेशन को यहां पर आप देखें कि phi s इज इक्वल टू phi p। क्या लिखें? क्या लिख सकते हैं? क्या दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? माइनस डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस या डी फाई पी बाई डी टी, दोनों का फ्लक्स सेम, तो फाई एस फाई पी सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो डी फाई बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ई एस को रिप्रेजेंट करेगा। और डी फाई पी बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ई पी को रिप्रेजेंट करेगा। और क्या ई एस और ई पी की वैल्यू आपने देखी थी अभी नो लोड कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी ये रिप्रेजेंट करता है वी एस और वी पी को भी। ये बात समझ में आई? तो phi s is equal to phi p, that means ES is equal to EP। जितना भी इंड्यूस EMF प्राइमरी में है सिमिलरली सेकेंडरी में भी उतना इंड्यूस होगा, या जितना भी आपको पोटेंशियल मिल रहा है प्राइमरी पर उतना ही पोटेंशियल हमें कहाँ मिलेगा? सेकेंडरी पर भी मिलेगा। तो ये कंडीशन बनी है किस केस के लिए? नो फ्लक्स लीकेज के लिए कंडीशन हमें जनरेट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं नो पावर लॉस। नो पावर लॉस का मतलब क्या है कि प्राइमरी में जितना भी पावर था वो सब किधर पास हो गया? सेकेंडरी में पास हो गया। अब पावर हम कैसे सॉल्व करते हैं? पावर हम सॉल्व करते हैं करंट एंड पोटेंशियल के मल्टीप्लिकेशन से। सो वी कैन राइट वी एस आई एस, कोई डाउट? आई एस रिप्रेजेंट करेगा सेकेंडरी करंट में, सेकेंडरी कोइल में करंट, एंड वी एस रिप्रेजेंट करेगा सेकेंडरी कोइल में पोटेंशियल को। सिमिलरली आई पी एंड वी पी, पोटेंशियल एंड करंट इन प्राइमरी कॉइल। क्लियर? क्या रिलेशन लिख सकते हैं यहाँ पे? ध्यान देना, वी एस बाय वी पी, और वी एस बाय वी पी इक्वल है एन एस बाई एन पी के। ये आपने पहले इक्वेशन में देखा है। और अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा आई पी बाय आई एस को, बिकॉज वीपी वी एस बाई वीपी, सो आई पी बाय आई एस। और इस रेशियो को बोला जाता है टर्न रेशियो। क्या बोलते हैं? टर्न रेशियो। और रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से। ध्यान देना, वेयर एन इज टर्न रेशियो एंड पी इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सो टर्न रेशियो का मतलब सेकेंडरी में टर्न डिवाइड बाय टर्न इन प्राइमरी। और अगर हम बात करें नो पावर लॉस, तो जितना पावर आपके पास आउटपुट पे है उतना ही पावर इनपुट पर है। एफिशिएंसी अगर हम देखें तो एफिशिएंसी बनता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अगर पावर लॉस नहीं हुआ तो एफिशिएंसी हमें कितना मिलेगा? 100%। एफिशिएंसी कितना रहेगा? 100%। तो 100% एफिशिएंसी जनरेट हो गया, क्योंकि पावर लॉस की हम बात नहीं कर रहे हैं। कौन से केस के लिए हम बात कर रहे हैं? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम बात कर रहे हैं। जब तक हमें बोला नहीं जाता तब तक हम ट्रांसफार्मर को क्या कंसीडर करेंगे? आइडियल ट्रांसफार्मर ही कंसीडर करेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। यानी ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है, ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स इसी इक्वेशन पे कैलकुलेट होते हैं, या सेकंड इक्वेशन बनती है आपकी पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इनटू 100% जो एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करती है। एफिशिएंसी हम अलग से भी पढ़ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करता है नीटा से। सो नीटा इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100%। क्लियर? थोड़ा सा और इसको अगर रिफॉर्म करें, सो नीटा इज इक्वल टू वी एस आई एस अपॉन वी पी आई पी मल्टीप्लाई बाय 100%। ये फॉर्मूला है एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? ठीक है, ध्यान रहेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो एफिशिएंसी हम कितनी मानते हैं? 100%। जितना पावर इनपुट उतना ही पावर आउटपुट। क्लियर? लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि पावर इनपुट पे, प्राइमरी पे ग्रेटर होगा किससे? सेकेंडरी से। तो एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एफिशिएंसी का रेंज हमें क्या मिलता है? एफिशिएंसी का रेंज रहेगा 90% टू 95%।
8%। अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ लॉसेस होना चाहिए। अब ये लॉसेस क्यों होंगे? पहली बात, फ्लक्स लीकेज हो सकता है, यानी प्रॉपर हमने कपलिंग नहीं किया हो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। सेकेंड, हम करंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइमरी में और सेकेंडरी में, तो करंट प्रोवाइड करेंगे, वाइंडिंग में हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वाइंडिंग के पास रेजिस्टेंस तो है, तो I2R लॉस होगा। ठीक है। थर्ड, आपने जो कॉल लिया है वो कौन से मटेरियल का है? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है। नेक्स्ट आता है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर आपने लिया है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है। ठीक है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर आपने लिया है और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इनपुट आपने एसी लिया, अल्टरनेटिंग है, तो जो कोर मटेरियल है वो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा, तो वहां पे हिस्टैरिसीस लॉस आ सकता है। हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला क्या था? FAVT। ठीक है। और एक नया एरर जनरेट हुआ है जिसको आप पढ़ते हैं एडी करंट लॉस में। ठीक है, तो इसको हम समझ लेंगे। बाकी 3 पॉइंट आपके पहले से पढ़े हुए हैं। तो यहां पर कुछ पावर लॉस होता है। क्यों लॉस होता है? पहला पॉइंट कि फ्लक्स लीकेज हो जाए, सेकेंड जूल हीटिंग के कारण, थर्ड ड्यू टू हिस्टैरिसीस लॉस, एंड फोर्थ इज एडी करंट लॉस। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिलता है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या है? रीजन, कारण क्या है इसका? कि अकर्स ड्यू टू एयर गैप बिटवीन द कॉइल्स, यानी आपने अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की कपलिंग अच्छे से नहीं करी है या उनके बीच में एयर रह गया। ठीक है, यानी एयर गैप आ रहा है, तो एयर गैप आ रहा है तो फ्लक्स लीकेज होगा। फ्लक्स लीकेज का क्या मतलब है? कि जो phi p और phi a से अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो phi p इज ग्रेटर देन phi s, यानी जो k का वैल्यू मिलेगा वो 0 से 1 के बीच में मिलेगा। हम बात करें प्रैक्टिकल कपलिंग के लिए। ठीक है। अब इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशन क्या है? कि जो कॉइल आपको दी गई है वो मस्ट बी टाइटली बाउंड, अच्छी तरीके से बंधी हुई होनी चाहिए, कपलिंग अच्छे से होना चाहिए, कपलिंग मस्ट बी प्रॉपर, यानी जो K है उसका वैल्यू आना चाहिए 1। क्लियर? K1 कब आ सकता है? जब phi s और phi p दोनों इक्वल हो। तो हमें इस पर वर्क करना चाहिए कि K1 आ जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ लॉस तो हमें मिलेगा। सॉल्यूशन है थोड़ा सा एरर को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल जीरो वो नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट आता है जूल हीटिंग। जूल हीटिंग का मतलब देखो, जूल हीटिंग यानी हीट की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपने करंट में पढ़ा है I2RT से। अब वायर अगर हम यूज करें तो रेजिस्टेंस तो होगा, प्राइमरी कोयल सेकेंडरी कोयल अगर आप यूज करें तो रेजिस्टेंस तो है, और दोनों में करंट भी आप प्रोवाइड करें, तो ये लॉस तो आपको मिलेगा, है ना। इसको आप रोक नहीं सकते, बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं, लेकिन कम किया जा सकता है। कैसे? देखो, रीजन क्या है? अकर्स इन बोथ द कॉइल्स ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, यही रीजन है I2RT। अब कम करने के लिए क्या करें? हम रेजिस्टेंस को कम करें। रेजिस्टेंस को कम कैसे किया जा सकता है? R इज इक्वल टू ρl बाई A। क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू R इज इक्वल टू ρl बाई A है? तो हम क्या कर सकते हैं? एरिया को इंक्रीज कर दो, यानी मोटे मोटे तार यूज करो, थिक वायर यूज करो। तो एरिया अगर आप इंक्रीज करोगे तो ऐसा करने से रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ने अपनी वैल्यू को कम कर दिया। ठीक। सेकंड रीजन क्या? सेकंड आपका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कि आप ट्रांसफार्मर में कूलेंट यूज करें, और कूलेंट कौन सा यूज होता है? ऑयल यूज होता है। ठीक है, तो यूज ऑयल एज अ कूलेंट, फर्स्ट सॉल्यूशन। एंड सेकेंड, यूज थिक वायर फॉर द वाइंडिंग्स। जो वाइंडिंग आप बना रहे हैं प्राइमरी कोयल सेकेंडरी कोयल, वो किसी थिक वायर से बनाना चाहिए, बिकॉज अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट आता है हिस्टैरिसीस लॉस। ये भी हमने समझा कि जो कोर बना है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है। ठीक है, सो ड्यू टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफार्मर कोर इज मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस यहाँ पे जनरेट होगा। हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला क्या था? FAVT। अगर आप इन तीनों को कॉमन भी रख दें, लेकिन ये वैल्यू तो हाई है, तो कुछ ना कुछ लॉस तो जनरेट होगा। अब लॉस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कि रिटेंटिविटी कोर्सिविटी कम होना चाहिए। हमने देखा था कि अगर रिटेंटिविटी कोर्सिविटी ज्यादा होगा, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी अगर ज्यादा होगा तो एरिया हमें ज्यादा मिलेगा, एरिया ज्यादा मिलेगा तो लॉस ज्यादा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज करना चाहिए। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी दोनों क्या होती है? कम, और दोनों अगर कम होगी तो एरिया क्या मिलेगा? वो भी कम मिलेगा, तो लॉस क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यानी हमें क्या करना चाहिए? हमें यूज करना चाहिए सॉफ्ट आयरन का। किसका यूज करना चाहिए? सॉफ्ट आयरन मटेरियल का यूज करना चाहिए फॉर कोर मटेरियल। ठीक है,
तो ऐसा करने से रिटेंटिविटी कोएसिविटी हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी, एरिया कम होगा और एरिया कम होने से हीट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस जो मिल रहा है वो भी वैल्यू कम मिलेगा। नेक्स्ट, इस पॉइंट को आप समझ लेना। नेक्स्ट हमें दिया है कि एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस होता क्या है, पहले आप इसको केस में समझो। पहले मैं केस समझाता हूं, उसके बाद हम इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मानो हम यहां पर कंसीडर करते हैं एक लूप। क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक लूप कंसीडर कर रहे हैं, जिसको आप बोल सकते हैं रिंग, और एक हम कंसीडर कर रहे हैं पूरी डिस्क। ये क्या है, डिस्क। हम पहले स्टडी करते हैं रिंग को। एक लूप आपने रख दिया, रिंग आपने रख दिया, आर रेडियस से फील्ड में रख दिया, और फील्ड अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो फील्ड अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में, क्रॉस में। तो हमें क्या करना है, लेंज रूल के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए फील्ड को कम करना है। तो फील्ड अगर क्रॉस में इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन हमें मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तभी ये फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, डॉट में प्रोड्यूस करेगा, और बढ़ते हुए फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन रही इंड्यूस करंट की। हमने रिंग लिया था तो रिंग के लिए केवल एक ही पाथ पॉसिबल है बार बार, लेकिन अगर मैं इसको डिस्क ले लूं तो डिस्क में हमारे पास बहुत सारे पाथ पॉसिबल हैं। कैसे, देखो, क्या यहां पर भी एक लूप बन सकता है जिसके अंदर करंट आए। सिमिलरली यहां भी एक लूप बन सकता है जिसके अंदर करंट आए। यहां भी एक लूप बन सकता है, यहां भी एक लूप बन सकता है। इसका मतलब अगर मैं रिंग की बात करता हूं तो केवल एक ही इंड्यूस करंट आपको मिलेगा, लेकिन अगर मैं डिस्क की बात करता हूं तो यहां पर इंड्यूस करंट आपको हर लेयर में मिलेंगे, और इंड्यूस करंट अगर हर लेयर में है तो ये सब क्या होंगी, एडअप हो जाएंगी। तो लार्ज अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट आपको मिला, ठीक है। और आई स्क्वायर आर से आपको लॉस क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। आई स्क्वायर आर से हमें लॉस क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये जो करंट जनरेट हुआ है, इसी करंट को आप क्या बोल रहे हैं, एडी करंट बोल रहे हैं। एक्चुअल में ये इंड्यूस करंट ही है, एक्चुअल में ये इंड्यूस करंट ही है, लेकिन पूरे ब्लॉक के अंदर जनरेट हुआ है, सारा एडअप हो जाएगा। सारा एडअप होकर आप इसको टोटल कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, एडी करंट बोल रहे हैं। अब इसका डिटेल आप पढ़ें, समझ में आएगा। व्हेन अ मेटेलिक ब्लॉक, व्हेन अ metallic block is placed in variable magnetic field, then due to induced EMF होगा, जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक ब्लॉक के अंदर, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन द क्लोज पाथ के अंदर मूव करेंगे, और एक करंट भी जनरेट होगा जिसको आप क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इंड्यूस करंट किसकी डायरेक्शन में होगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग लेंज रूल। वापस से पॉइंट पढ़ें कि व्हेन अ मेटेलिक ब्लॉक इज प्लेस्ड इन द वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, देन ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ऑन द क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ में मूव करने लगे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड अ करंट इज ऑल्सो इंड्यूस, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट तो आएगा। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट आने लगा, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गए और करंट इस डायरेक्शन में जनरेट हो गया हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो आपने पीछे भी देखा है, ठीक है। सो इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ दिस करंट इज नोन एज एडी करंट, एंड डायरेक्शन ऑफ एडी करंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग लेंज रूल। यानी जो डायरेक्शन आपके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा वही डायरेक्शन आपको एडी करंट का भी मिलेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट ये है कि एडी करंट का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एडी करंट, मतलब ये सब क्या हो रही है, करंट जुड़ती जा रही है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये टोटल मिल जाएगी। तो अगर हम क्या करें, इन सबके बीच में लेमिनेशन कर दें, लेमिनेशन करने का मतलब क्या है, मान लो कि हमें एक ये पूरा ब्लॉक बनाना है और ये पूरा मेटेलिक ब्लॉक है। क्या है, मेटेलिक ब्लॉक। तो हमने क्या किया कि यहां पर इसको इस तरीके से स्लाइसेस के अंदर बदल दिया, पहली बात तो, ठीक है। स्लाइस करके आपने पूरे मेटेलिक ब्लॉक की अलग अलग स्लाइस कर दी, और इनके बीच में क्या किया कि दो स्लाइस के बीच में इंसुलेटेड मटेरियल, यानी इन दोनों को आपने क्या कर दिया, इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया। सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या किया, इनको इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया,
ठीक है, फिर इंसुलेशन प्रोवाइड किया। तो इस तरीके से आप क्या करते जा रहे हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड, ठीक है, और वापस आपने क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया। तो ऐसा करने पे मेटेलिक ब्लॉक के डायमेंशन में चेंज नहीं आया, मेटेलिक ब्लॉक पूरा मेटेलिक ब्लॉक बन गया, ठीक है। लेकिन ये हो गया अब इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। कैसा हो गया, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। जो इस फर्स्ट ब्रांच में करंट फ्लो करेगा उसका सेकेंड ब्रांच में करंट फ्लो से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, थर्ड ब्रांच में अलग, फोर्थ में अलग, फिफ्थ में अलग, सिक्स में अलग, इस तरीके से करंट चलती रहेगी और ये एडअप नहीं हो पाएगी। एडअप नहीं होगी तो फिर एडी करंट ये नहीं बन पाएगा, यानी इफेक्ट तो आपको मिलेगा लेकिन इस वाले केस से कम मिलेगा, इस वाले केस से कम मिलेगा, क्योंकि लॉस तो आप आई स्क्वायर आर से कैलकुलेट करोगे। किससे कैलकुलेट करेंगे, आई स्क्वायर आर से। मानो यहाँ पे 10 वायर थे, सभी में 0.1 का करंट आ रहा है, मान लो सब में कितना करंट आ रहा है, 0.1 का। टोटल करंट कितना हुआ, 1 हो गया। इसका रेजिस्टेंस आपने कुछ मान लिया R, तो आई स्क्वायर आर लॉस करेंगे तो लॉस कितना मिला मुझे, R के इक्वल मिला। लेकिन अगर मैं यहां बात करता हूं तो हर एक एलिमेंट में कितना करंट आ रहा है, 0.1 आ रहा है। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं और रेजिस्टेंस का वैल्यू भी आपको 0.1 R ही मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं लॉस कैलकुलेट करूं तो वैल्यू मुझे मिलेगा 0.1 स्क्वायर R इंटू 0.R, और ऐसे कितने वायर्स लगे हुए हैं, 10 लगे हुए हैं, तो 10 लगे हैं, चलो रेजिस्टेंस तो बराबर हो गया, लेकिन वैल्यू क्या मिली मुझे, 0.01 R। तो पहले वाले केस में आंसर क्या आ रहा था, R, अब कितना आंसर आ रहा है, 0.01 R। तो लॉस कम हुआ या नहीं हुआ, लॉस कम हुआ है, ठीक है। तो इसी लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ द एडी करंट इज लेस इन द लेमिनेटेड मेटल्स। लेमिनेशन कर दिया जाए तो फिर स्ट्रेंथ करंट का कम हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी यूज लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। और यही रीजन है कि ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का यूज किया जाता है। तो 4 आपको एरर मिले हैं जो एफिशिएंसी को कम करते हैं, यानी जो आइडियल ट्रांसफार्मर को प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई सी भी डिवाइस आइडियल नहीं होती है। और इस बात का ध्यान रखा जाए कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कि अगर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है तो आइडियल ट्रांसफार्मर मानते हुए हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नोट करें। सो स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर कितनी तरीके का हो सकता है। पहली बात तो आपने समझ ली कि आइडियल बनेगा या प्रैक्टिकल बनेगा। आइडियल मतलब कोई भी पावर लॉस नहीं होगा, प्रैक्टिकल मतलब जो हमारे जनरल यूज में या डेली लाइफ में जो काम में आ रहा है उस ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर आपका 2 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट कैटेगरी है उसका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या, स्टेप डाउन। तो यहाँ पे नाम से हमें पता चल रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका मतलब आउटपुट का पोटेंशियल कम होना चाहिए। स्टेप डाउन यानी इनपुट पे जो भी आपको वोल्टेज मिल रहा है उससे कम कहां पे मिलना चाहिए, आउटपुट पे मिलना चाहिए। तो पहली बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि 111 जो कंडीशन है, ये सब आपने किसके लिए लिखा है, ये सब कंडीशंस हमने लिखी है किसके लिए, प्राइमरी के लिए। यानी प्राइमरी कॉइल पे जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है उसका वैल्यू सेकेंडरी की पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो इधर ज्यादा है और आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो स्टेप डाउन का क्या मतलब है कि पोटेंशियल को हमें क्या करना है, लोअर करना है। हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर को यूज किया जा सकता है पोटेंशियल को अप डाउन करने के लिए, और करेस्पॉन्डिंगली जो करंट होगा वो डाउन और अप हो जाएगा। यानी अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो अगर पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होना चाहिए, और अगर पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता है तो करंट का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो पावर को कांस्टेंट मानते हुए कंसीडर करते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, पावर को कांस्टेंट मानते हुए कंसीडर किया जाता है। तो ध्यान दें कि V1 अगर ग्रेटर है V2 से तो ऑब्वियस बात है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी ग्रेटर होने चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी से, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उतने ज्यादा ईएमएफ जनरेट होता है। E = -N-d∅dt, ये भी आपने इक्वेशन में देखा, ठीक है। करंट को अगर हम कंपेयर करें तो पोटेंशियल अगर ग्रेटर है तो ऑब्वियस बात है कि करंट कम होना चाहिए, और करंट अगर पोटेंशियल अगर लो है तो करंट फिर ग्रेटर वैल्यू का होना चाहिए। लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी पर जो भी सिग्नल आप इंड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, उन सबकी फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिलती है, सेम मिलती है। तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड नहीं करता। ट्रांसफार्मर केवल पोटेंशियल को कम ज्यादा कर सकता है या करंट को कम ज्यादा कर सकता है। यूज क्या है इसका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज आता है हाउस होल्ड सप्लाई में। हाउस होल्ड सप्लाई में किस तरीके से यूज आता है कि जो भी हमारी कॉलोनी होती है, बिल्डिंग होती है, तो उसके बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है।
तो ट्रांसफार्मर जो लगा है उसका स्ट्रक्चर अगर हम ये मान लें कि ये ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर इनपुट है, इधर आउटपुट है, तो इसका जो आउटपुट है हमारे घर में सप्लाई कितना आना चाहिए, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का आना चाहिए, तो इसका आउटपुट इतना बनना चाहिए। ठीक, और ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को सप्लाई कहां से आ रही होगी, पावर स्टेशन से आ रही होगी, तो पावर स्टेशन घर के पास तो नहीं होगा, थोड़ा दूरी पर होगा। इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल मिलेगा वो ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक पावर ट्रांसमिट हमें करना है, करंट हमें ट्रांसमिट करना है, पोटेंशियल हमें ट्रांसमिट करना है, तो किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाए। ट्रांसमिशन लाइन आपने जरूर देखा होगा कि जब भी आप किसी हाईवे पे जाते हैं तो पास हमारे पिलर्स लगे होते हैं, रोड के पास में पिलर्स लगे होते हैं जिनके ऊपर वायर लगा होता है। मान लीजिए कि अगर हमें केस हम समझे, या केस को अभी आप रहने दें, हम डायरेक्ट यहीं पे समझते हैं अभी कि हाउस होल्ड सप्लाई में इसका यूज करते हैं। स्टेप डाउन का मतलब है कि यहां हो सकता है कि पोटेंशियल हो 2200, कितना हो 2200 वोल्ट, ये पोटेंशियल हो कहां पर, इनपुट पे, और ट्रांसफार्मर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 220 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हाउस होल्ड सप्लाई के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 220 ही रिक्वायर्ड है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये पहली टाइप का ट्रांसफार्मर है जिसमें इनपुट पोटेंशियल ग्रेटर होता है, आउटपुट पोटेंशियल कम होता है, या करंट के एस्पेक्ट में बात करें तो इनपुट करंट इज लेस एंड आउटपुट करंट इज ग्रेटर, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। सेकेंड टाइप बनता है किसके लिए, सेकेंड टाइप इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब अगेन ये जो 1 वाले नोटेशन है वो आपने किसके लिए यूज करे हैं, प्राइमरी कोइल के लिए यूज करे हैं, और जो 2 वाले नोटेशन है वो किसके लिए यूज करे हैं, सेकेंडरी के लिए। ठीक, स्टेप अप, तो नाम से क्या पता लग रहा है कि जितना भी इनपुट में हमें वोल्टेज मिल रहा है उससे ज्यादा मिलना चाहिए कहां पर, आउटपुट पे। ठीक, तो V1 कम मिलेगा, V2 ज्यादा मिलेगा, तो V1 अगर कम है तो V1 इज इक्वल टू N-d∅dt, तो ऑब्वियस बात है कि N1 भी कम होना चाहिए। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर भी हो रहा होगा कि जिस कोइल में, यानी जिस कोइल में प्राइमरी या सेकेंडरी किसी भी कोइल में जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उसी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे उसका पोटेंशियल कम होगा। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आई? जैसे अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं तो पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने चाहिए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल कम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोइल वो भी कम होना चाहिए। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आया? ठीक है, तो स्टेप अप का मतलब है कि पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए तो आउटपुट पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा ट्रांसफार्मर का, इनपुट पोटेंशियल कम होगा। नंबर ऑफ टर्न्स हम कंपेयर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, और करंट पे अगर हम ध्यान दें तो वोल्टेज अगर डिक्रीज हो रहा है, V1 कम है तो I1 ग्रेटर होना चाहिए, और V2 अगर ग्रेटर है तो I2 कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो कांस्टेंट आना चाहिए। यूज क्या है स्टेप अप का? स्टेप अप का यूज किया जाता है पावर ट्रांसमिशन में। किसमें यूज किया जाता है? पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो हम पावर ट्रांसमिट करते हैं उसमें यूज आता है पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, उस टर्म को बोलते हैं। ठीक, और यूज होता है किसका? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। करंट रिमेन कांस्टेंट फॉर द पावर ट्रांसमिशन। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाए, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन में जो वायर्स आप यूज करते हैं, अब हम आते हैं उस केस पे जो हम डिस्कस करना चाहते थे, कि अगर हम ये चाहते हैं, ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल के बाद में। मानो हमने कोटा में कोई पावर प्लांट लिया, मान लिया कि कोटा में एक पावर प्लांट है। कहां पर है? कोटा में है। और हमें क्या करना है, इस यहां से जो भी करंट आप बना रहे हैं उसको ट्रांसफर करना है जयपुर में। तो जयपुर में कोई घर है उसमें ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो जयपुर में घर में ट्रांसफर करने से पहले मुझे कहां तक पहुंचाना पड़ेगा? ये मुझे पहुंचाना पड़ेगा जयपुर तक। तो कोटा से जयपुर तक कैसे पहुंचे, पहले इस बात पे आए कि पावर प्लांट में पावर तो जनरेट हो गया, कितने वोल्टेज का सिग्नल यहाँ पे जनरेट आपने कर लिया, 220 वोल्ट का कर लिया। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज। तो ये इनपुट आप जनरेट कर चुके हैं। अब इसको कहाँ पहुंचाना है? कोटा से जयपुर पहुंचाना है किसी घर में। तो क्या करें, अब कोटा से जयपुर का डिस्टेंस तो 250 किलोमीटर है, तो वायर तो है, वायर तो लगेगा, वायर लगेगा तो रेजिस्टेंस भी आएगा, रेजिस्टेंस आएगा तो लॉस भी होगा। पावर ट्रांसमिशन में करंट को कांस्टेंट मान के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो वायर जा रहा है उसमें क्या कांस्टेंट हो सकता है? करंट।
क्योंकि अगर एक सिंगल वायर दिया है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम कांस्टेंट नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि करंट वहां पे कांस्टेंट रहेगा। तो पावर लाइन ट्रांसमिशन में करंट कांस्टेंट होता है, पहली बात ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोटा से जयपुर तक पावर ट्रांसमिट करना है, ठीक। पावर ट्रांसमिशन हमेशा हाई पोटेंशियल और लो करंट पर होता है। किस पर होता है? पावर ट्रांसमिशन, लिख भी लो, पावर ट्रांसमिशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फॉर एट हाई पोटेंशियल एंड लो करंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 220 वोल्ट को इंक्रीज करना होगा। तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीज करने के लिए हम लगाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है। तो आपने हाईवे पे देखा होगा लिखा होता है 22 केवी लाइन, 33 केवी लाइन, लेकिन घर में तो हमें 220 चाहिए होता है ना। तो 220 को वो किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, 22 केवी मतलब 22,000 में। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है। तो यहां से ये आपने सिग्नल दिया, इसको क्या कर दिया, स्टेप अप कर दिया। क्या कर दिया, स्टेप अप कर दिया। अब इसको कहां तक पहुंचाना है, जयपुर तक पहुंचाना है। तो जयपुर तक पहुंचाने के लिए किसका यूज हम लेंगे, हम यूज लेंगे ट्रांसमिशन लाइन का। यानी आपने वायर कनेक्ट कर दिए और वायर के थ्रू करंट कहां तक पहुंच गया, जयपुर तक पहुंच गया। अब क्या करना है, जयपुर के स्टेशन पे पहुंच गया, वहां से उसको कहां पहुंचाना है, किसी के घर पे पहुंचाना है या किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में पहुंचाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा और अब ये ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या है, यहां जो पोटेंशियल आपने इंक्रीज किया था उसी को वो सेम रेशियो से वापस क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो वापस हमें सप्लाई कितनी मिल गई, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो ये तो हुई थोड़ी सी मोटी मोटी सी बात कि किस तरीके से पावर लाइन ट्रांसमिशन होता है, कि सबसे पहले पावर प्लांट से जो भी जनरेट हुआ है सिग्नल उसको क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है। स्टेप अप करने का मतलब है कि V2 और V1 अगर दोनों को कंपेयर करें तो V2 इज ग्रेटर देन V1, पहला पॉइंट ये। फिर ट्रांसमिशन लाइन आपने दिया, तो ट्रांसमिशन में क्या कांस्टेंट हम मानते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में हम करंट को कांस्टेंट मानते हैं। यानी इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है आई, यहां भी करंट फ्लो कर रहा है आई। कहां पहुंच गया, जयपुर में पहुंच गया, जयपुर में लगा रिसीवर, जयपुर के पावर प्लांट में पहुंच गया, ठीक है। जहां से ये इसको क्या करेगा, अलग अलग कॉलोनीज के अंदर ट्रांसमिट करेगा, ठीक। तो यहां से स्टेप डाउन पहले करना पड़ेगा। स्टेप डाउन करने का मतलब क्या है कि ये जो V2 आपने इंक्रीज किया था वापस को क्या करेगा, V1 करेगा। तो यहाँ पे जो भी जनरेट हो रहा था, मानो हमने बोल दिया V3, तो V3 को ये किसमें कन्वर्ट करेगा, V4 में कन्वर्ट करेगा और V4 का वैल्यू V3 से कम होना चाहिए। हमने एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं माना उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। हमने पहले बोला कि यहाँ V1 या V2 ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इधर हमने बोला V3 V4 ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। V4 आउटपुट पे, V3 इनपुट पे, V2 आउटपुट पे, V1 इनपुट पे, ठीक। अब पॉइंट ये बनता है कि लॉस तो है क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस तो है 250 किलोमीटर मिलेगा, तो लॉस तो होना चाहिए। लॉस को कम करने के लिए क्या करें, यहाँ पे लॉस कौन सा मिलेगा, पहले उसकी बात करें कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर लॉस है तो लॉस हमें मिलेगा I² R लॉस। अब एक बार आपने अगर पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से आपने इस वैल्यू को अगर इंक्रीज कर दिया तो ऑब्वियस बात है कि करंट भी उसी रेशियो से कम हो गया होगा। जैसे आपने इक्वेशन देखा था VS/VP इज इक्वल टू NS/NP इज इक्वल टू IP/IS, यानी जिस रेशियो से V2 इंक्रीज हुआ है उसी रेशियो से करंट कम हो गया होगा, ठीक। तो आपने लॉस I² R है। अब इस लॉस को कम करने के लिए हमने क्या क्या प्रोसीजर किया, इस बात को समझना। हम ये चाहते हैं कि लॉस कम हो जाए, तो लॉस कम करने के लिए पहली बात आपने क्या किया, R को कम कर दिया, सॉरी I को कम कर दिया। I हमने कैसे कम किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके I को कम कर दिया। सेकेंड बात आती है रेजिस्टेंस पे, क्या रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है। ध्यान दो, रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं ρL/A, तो रो कांस्टेंट हो गया, एल कांस्टेंट हो गया। जैसे कोटा जयपुर 250 किलोमीटर फिक्स है, क्या हम चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज किया जा सकता है। यानी यहां जो वायर आप यूज कर रहे हैं तो इन वायर के प्लेस पर हम क्या यूज करें, थिक वायर यूज कर लो। क्या यूज कर लो, ये थिक वायर यूज कर लो। तो थिक वायर यूज करने से क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा
और एरिया बढ़ेगा तो फिर रेजिस्टेंस हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस हमें कम मिलेगा। करंट अभी भी यहाँ कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। ये बात हम समझे। तो हम क्या करते हैं, एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। और आई स्क्वायर आर में भी आपने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, कम। तो कंबाइंड इफेक्ट क्या मिला कि पावर लॉस कम हुआ। तो ये बात हुई ट्रांसमिशन लाइन की। अब यहाँ पर जयपुर में आपने इसको रिसीव कर लिया, हाउस होल्ड सप्लाई के लिए पहुंचाना है। तो हाउस होल्ड सप्लाई के लिए कौन यूज होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज में आएगा। तो यहां से जो आपका ये 22 kV वाला पार्ट था, वापस आप क्या करेंगे, इस 22 kV को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो करंट अपनी वैल्यू को वापस इंक्रीज कर लेगा, पोटेंशियल अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर लेगा, और घर में हमें जितनी सप्लाई रिक्वायर्ड है वो बन जाएगी। तो थोड़ा सा हमें इसको थ्योरेटिकली ही समझना पड़ेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि जो लॉसेज होते हैं, लॉसेज हमें मिलेंगे, लॉसेज को हम जीरो नहीं कर सकते क्योंकि वायर है तो रेजिस्टेंस तो होगा, लेकिन इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे थिक वायर यूज कर लिया, थिक वायर यूज करने से एरिया इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। करंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं। स्टेप अप मतलब करंट कम हो गया, करंट कम, रेजिस्टेंस कम, तो लॉस भी हमें क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। ये बात हमें समझ में आई। तो इस तरीके से पावर लाइन ट्रांसमिशन और हाउस होल्ड सप्लाई के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे कि न्यूमेरिकल किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दें, हमें दिया गया कि ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू रिड्यूस मतलब स्टेप डाउन 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट। मतलब दिस इज प्राइमरी वोल्टेज 220 वोल्ट एंड दिस इज सेकेंडरी वोल्टेज 11 वोल्ट। ठीक है। प्राइमरी कोइल ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। प्राइमरी कोइल में करंट कितना है, 5 एम्पियर। एंड करंट एट सेकेंडरी कोइल इज 90 एम्पियर। यानी आपको आईपी, आईएस, वीपी, वीएस गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100%। आउटपुट पावर का मतलब VS IS, इनपुट पावर VP IP मल्टीप्लाई बाय 100%। वैल्यूज पुट कर दे। VS कितना है 11, IS कितना है 90 डिवाइड बाय VP इज 220 इनटू करंट 5 मल्टीप्लाई बाय 100%। क्लियर, यही इक्वेशन से सारा डेटा हमने लिखा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि एफिशिएंसी कितना है। तो कैंसिल आउट करें, जैसे 0 0 आपने कैंसिल आउट कर दिया, 11 और ये 22, 11 और 22 कितना बनेगा, 2 बनेगा, और 2 और 5 रहेगा 10, और 9/10 रिप्रेजेंट करेगा 0.9 को। सो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट मीन्स एफिशिएंसी इज 90%। एफिशिएंसी इज 90%। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट, in a transformer IP is equal to 5 ampere, VP is equal to 220 volt और VS is equal to 2200 volt and find turn ratio। अब turn ratio आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, turn ratio हम रिप्रेजेंट करें N से। सो NS by NP, तो या तो आपको टर्न्स गिवन हो या फिर आप इसको इक्वेट कर सकते हैं कैसे, VS by VP से, और VS VP सेकेंडरी वोल्टेज अपन प्राइमरी वोल्टेज, या इसको रिलेट किया जा सकता है IP by IS से। जैसा भी डेटा आपको गिवन हो आप टर्न रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आपको क्वेश्चन में कौन सा रिलेशन गिवन है, हमें ये रिलेशन गिवन है, स्मॉल n इज इक्वल टू VS by VP, यानी टर्न रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल n इज इक्वल टू VS by VP से वैल्यू ऑफ VS 2200, वैल्यू ऑफ VP 220, आंसर 10:1 या 10/1। क्लियर, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल सारे फॉर्मूला बेस्ड है, टर्न रेशियो पर आता है, पावर पर आता है और इंड्यूस EMF पर आता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल of AC generator is 500. Number of turns in the coil of AC generator is 500. मतलब number of turns हम represent करते हैं 500 से। And area is 0.25 meter square. So area is 0.25 meter square
So value 1/4 मीटर स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। इज रोटेटेड एट अ रेट ऑफ 100 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कितना गिवन है 100 हर्ट्ज, और रोटेट कहाँ कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला। क्वेश्चन एक बार पढ़ें। Number of turns in the coil of AC generator is 500 and area given here is the coil is rotated at a rate of 100 hertz in magnetic field, वो भी given। Then find peak value of the EMF, peak value of the EMF E naught कितना मिलेगा NBA ओमेगा, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ? कैसे पता चलता है कि एसी का क्वेश्चन है? बिकॉज आपको रोटेशन फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब रोटेशन अगर मैग्नेटिक कोई कोयल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है, कोई कोयल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है तो फिर पीरियोडिक ईएमआई से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। सो वैल्यू ऑफ ई नॉट कितना रहेगा एनबी ओमेगा, नंबर ऑफ टर्न्स 500, मैग्नेटिक फील्ड 0.2, एरिया पाई आर रेडियस कितना है, या डायरेक्ट हमें एरिया गिवन है 0.25, सो 0.25 एंड ओमेगा इज 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 100। क्लियर? सबका वैल्यू पुट करें। देखो थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूं। जैसे क्या लिख सकते हैं 2/10, 25.25 को क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू 2, 3.14 इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे वैल्यू हमें मिलेगा 15.7 इंटू 10 पावर 3 और वी कैन से 15.7 किलोवोल्ट। क्लियर? सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ मोटर हैविंग आर्मेचर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, यानी जो कोयल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना गिवन है 4 ओम। आर कोयल इज इक्वल टू 4 ओम, इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 220 वोल्ट मेंस, यानी जो आपने वी नोट दिया है उसका वैल्यू है 220 वोल्ट। डेवलप्स अ बैक ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट, यानी आर्मेचर में जब हम 220 वोल्ट का मेंस अप्लाई करते हैं तो आर्मेचर के बाद रेजिस्टेंस भी है, तो यहां पर डेवलप होता है बैक ईएमएफ कितनी वैल्यू का 200 वोल्ट का, तो VB इज इक्वल टू 200 वोल्ट। कैलकुलेट करना है व्हेन मोटर इज रनिंग एट अ फुल स्पीड देन फाइंड करंट इन द आर्मेचर। तो करंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो नेट सप्लाई अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो V नॉट माइनस VB अपॉन R, बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट। तो 220 माइनस 200 एंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 4, तो 220 माइनस 200 20/4 गिव्स 5 एम्पियर। तो करंट फ्लो करेगा इन आर्मेचर 5 एम्पियर। ठीक है, नोट करो।